अभिवादन स्वीकार करिए विकास कुमार का। आज हम लोग बात करेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन की। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में देखिए, किसी भी कंट्री का जो ग्रोथ का पैरामीटर अब तय कर चुका है वो है आपका क्या? इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्री ये डिसाइड करता है कि वो कंट्री कैसा है। फिलहाल में यही पैरामीटर ज़्यादा दौर में है। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं बताते हैं आपको। देखिए, जहाँ भी इंडस्ट्रियलाइजेशन रहेगा, करंट सिचुएशन की बात कर रहे हैं, ये करंट में 2020 से लेकर 2025 तक का है। जिस प्लेस पे इंडस्ट्रियलाइजेशन है, वहाँ आपको एक चीज़ दिखेगा, क्या है कि इनकम लेवल लोगों का हाई रहेगा और मैक्सिमम पीपल जो रहेंगे वो क्या रहेंगे? एम्प्लॉयमेंट रहेंगे, मैक्सिमम पीपल। ये बात याद रखिएगा। तो ये सारी चीजें जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन से होता है। और किसी का ग्रोथ का पैरामीटर, ग्रोथ कहने का मतलब ध्यान से देखिए इधर, ग्रोथ का पैरामीटर भी हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन को ही मान कर चलते हैं। मगर ये कितना सही है, इस पे एनालिसिस अभी करेंगे हम लोग। मगर ग्रोथ का पैरामीटर भी हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन को ही मानते हैं कि हमारे यहाँ ग्रोथ किस लेवल पे है। और ये भी देखा जाता है कि जो हमारे यहाँ जीडीपी है, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, वो भी क्या होता है? हाई होता है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में टेक्नोलॉजी का भी दौर होता है कि टेक्नोलॉजी आपका बहुत तेजी से इम्प्रूवमेंट होगा। टेक्नोलॉजी भी यहाँ पे यूज होता है। और इंडस्ट्रियलाइजेशन से और क्या बेनिफिट है? और बेनिफिट ये होता है कि हमारा जो वर्क इफिशिएंसी है वो बढ़ जाता है। बहुत काम किससे होने लगता है? तो मशीन से होने लगता है। बहुत सारे काम आपके मशीन से होना स्टार्ट हो जाते हैं। हैंड वर्क की जरूरत कम पड़ती है। हैंड वर्क कहने का मतलब है कि पीपल वर्कफोर्स, जो पीपल का वर्कफोर्स है, इसकी रिक्वायरमेंट आपके यहाँ कम पड़ता है। वो क्या होता है? कम पड़ता है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होना कहीं भी अभी तक तो यही माना जाता है। अब इसके कॉजेज भी बताएंगे हम आपको कि कॉजेज क्या क्या हैं। मगर इंडस्ट्रियलाइजेशन का मीनिंग यही हम लोग मान कर चलते हैं कि वहाँ पे क्या होता है कि उस देश में बहुत तेजी से ग्रोथ होती है और जीडीपी पे भी इम्पैक्ट दिखता है। जैसे सबसे पहले अगर हम लोग आकलन करते हैं कि उस कंट्री का इतना ट्रिलियन डॉलर की बात करने लगते हैं, इतना ट्रिलियन डॉलर वहाँ की इकोनॉमी है। तो जब इस ये सब की बात जब हम लोग करने लगते हैं, तो वहाँ मैक्सिमम जो सोर्स होता है, वो सोर्स जो अमाउंट लेते हैं यानी मार्केट कैप लेते हैं, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का ही लेते हैं। मार्केट कैप जो लेते हैं हम लोग, वही कि इतने करोड़ इतने लाख की कंपनियां हैं। तो आप मैक्सिमम चीजों को ये देख सकते हैं कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौर में, कि आप इंडस्ट्रियलाइजेशन से ये पैरामीटर ही अभी बना दिया गया है। मगर इंडस्ट्रियलाइजेशन का कुछ डोंट बता ही दे जब बात हो रहा है। देखिए, जब भी इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो मैक्सिमम ये भी देखा जा रहा है कि जो नेचुरल रिसोर्स हैं, जो भी आपके पास नेचुरल रिसोर्स हैं, उनका हरासमेंट आपको बहुत तेजी से देखने को मिल जाएगा। नेचुरल रिसोर्स का हरासमेंट बहुत तेजी से देखने को मिलेगा। इकोसिस्टम पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, ये मेजॉरिटी में होता है। आप ये देखेंगे जो हमारा इकोसिस्टम है उस पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, क्या पड़ता है? नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इतना बात क्लियर है? समझ रहे हैं? तो ये सारी चीजें आपको देखने को मेजॉरिटी में मिल जाता है और हायरार्की थोड़ा नेचुरल का गड़बड़ाता है, ये भी आपको फिर अल्टीमेटली किसी तरीके से बैलेंस किया जाता है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होना एक सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए एक सीमित तक, एक लिमिटेशन तक आप कह सकते हो सही है। उसके बाद ओवर हरासमेंट जब आप करने लगते हो तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होना ठीक बात नहीं है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की यही कुछ, इंडिया की इंडस्ट्रियलाइजेशन में हम लोग अब बात कर रहे हैं कि देखिए, इंडिया का इंडस्ट्रियलाइजेशन की जब हम लोग बात करते हैं तो बेसिकली इंडस्ट्रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट बहुत पहले से डेवलप हो चुका था। जब हमारे यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तभी से।
मगर अब हम लोग बात करेंगे आजाद भारत की, आजाद भारत यानी 1947 के बाद से। तो देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी, अब उस समय इंडस्ट्री को एक पॉलिसी बनाकर दे दिया गया कि भाई पॉलिसी ऐसा होना चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए कुछ पॉलिसी रूल रेगुलेशन होना चाहिए, नहीं तो तमाम प्रॉब्लम हम लोग देख चुके थे। ठीक है, आप लोगों के पास आवाज आ रहा है? हाँ, ओके, ठीक है। तो देखिए it defined the broad contour of the policy delineating the role of the state industry development both as the entrepreneurs and authority. It made be clear that the India is going to have the mixed economic. तो इंडिया तो आपको पता ही है कि इंडिया जो है वो मिक्स इकोनॉमिक मॉडल पे काम करता है। मिक्स इकोनॉमिक्स मॉडल कहने का मतलब ही आपको पता है कि यहाँ पे सोशलिस्ट भी होंगे और कैपिटलिस्ट भी होंगे, यही हमारा ये है। और ये अभी रिसेंट में देख रहे हैं कि अमीरों की संख्या इंडिया में इसीलिए कहा जा रहा है कि बढ़ गया है, वो कैपिटलिस्ट का ही देन है। तो सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट दोनों मिलके हमारे यहाँ मिक्स इकोनॉमिक मॉडल में काम करते हैं, राइट? ठीक है, अब देखिए द इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1947 emphasized the role of the cottage small scale industry in the economic development, sought to the provided encouragement the India industrial development program, because this industry make the local resources and large employment opportunity. बस देखिए यही मेन फैक्टर है जो हम आपको अब तक फोकस करके बता रहे थे। यहाँ देखिए लोकल रिसोर्सेज, हम लोग लोकल रिसोर्सेज को यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखेंगे कि एमपी में ही कोल माइन मैक्सिमम, कोल माइन जैसे क्यों दिखता है एमपी में? एनटीपीसी कंपनियां जो हैं, नवरत्न कंपनी और महारत्न कंपनी आपको जो देखने को मिलता है, ये सब उसी स्टेट में क्यों है? क्योंकि वहां पे लोकल में क्या है ना, रिसोर्सेस है। लोकल में क्या है? रिसोर्सेस है। और लोकल रिसोर्सेस को यूज करके हम लोग लार्ज लेवल पे एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी डेवलप कर पाते हैं। लार्ज लेवल का एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्या कर पाते हैं? डेवलप कर पाते हैं। तो यही मेन रीजन होता है कि हम लोग, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे, जहाँ पे सपोज करिए अभी अगर हम जम्मू कश्मीर का भी एग्जांपल ले लें, तो अब वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन तो नहीं है जम्मू कश्मीर में, मगर वहां पे क्या है, फ्रूट का बहुत तेजी से उद्योग होता है। तो वहां लगभग एक डेटा बता रहा था कि 700 करोड़ रुपए सिर्फ फ्रूट से ही रेन्यू जनरेट होता है, 700 करोड़ रुपए। तो ये बहुत बड़ी बात है, उस सिर्फ फ्रूट से डेवलप होना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो कहने का मतलब ये है कि वहां के जो भी लोकल रिसोर्सेस हैं उसी को यूज करके हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो स्ट्रेटजी ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो स्ट्रेटजी हम लोग क्या बात कर रहे हैं? देखिए स्ट्रेटजी इंडस्ट्रियलाइजेशन पब्लिक सेक्टर, it included three industrialization in which the central government had a monopoly. सेंट्रल गवर्नमेंट है जो क्या करती है, मोनोपोली क्रिएट करी हुई थी। अब इस पे हम बात करेंगे। देखिए एक्चुअली बात है इंडस्ट्रियलाइजेशन में, थोड़ी सी बात समझ लीजिए फिर बात करते हैं, आते हैं। देखिए जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, तो उस समय हम लोग काफी इस तरीके से रूल रेगुलेशन बनाने में थे, क्योंकि बाहर से अंग्रेज लोग आए थे और उन लोग आने के बाद एक काम बहुत अच्छे से किया था। क्या किया था? हमारे यहाँ सारे रिसोर्सेस ले जाकर बाहर और हम लोगों को बहुत तेजी से एक्सप्लॉइटेशन किया था। इकोनॉमिक रूप से तो बहुत तेजी से एक्सप्लॉइटेशन हुआ था। तो हम लोग इस रूल से अब बचना चाह रहे थे कि बाहर के लोग हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करने आसानी से ना आ पाए, इन्वेस्ट करने आसानी से ना आ पाए। क्योंकि उसी समय देश आजाद हुआ था, हम लोगों के पास बहुत सारी समस्याएं थी, देश में बहुत समस्याएं थी। तो ये उस समय के बाहर का न आने देने का मतलब बस इतना था कि हम पूरा कंट्री, हम कहने का मतलब पूरा कंट्री एक फियर में था कि फिर से कोई आएगा और कंपनी आएगी और हमारे यहाँ बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं होगी तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, फिर से हम लोग उसी तरीके से गुलाम बन जाएंगे, जैसे अभी श्रीलंका का केस में चाइना की है। तो इस तरीके से रूल रेगुलेशन को उस समय ध्यान रखा गया। तो उस समय, अब हम लोग जब बात करते हैं, पहले यहाँ देख लीजिए, जब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे
कि द स्ट्रेटजी पब्लिक इट इंक्लूड द इंडस्ट्रियल विच द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड अ मोनोपोली। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जानबूझकर वहां मोनोपोली क्रिएट करी पई थी। रीजन ये है क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट ही होलसेल बनना ही पड़ता। उस समय जब देश आजाद हुआ था तो गवर्नमेंट को ही होलसेल बनना ही पड़ता। एंड आर्म्स एंड एटॉमिक एनर्जी एंड रेल ट्रांसपोर्ट सभी जगह सेंट्रल गवर्नमेंट का काम था। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बेसिक की इंडस्ट्री पब्लिक कम एंड प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कोल, आयरन, स्टील, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, शिप बिल्डिंग, मैन्युफैक्चर ऑफ द टेलीफोन, टेलीग्राफ एंड वायरलेस ऑपरेटर्स and minerals, oil and were designated key industry, basic industry. These industry were to be the set up by the central government. However, the existing private sector entrepreneur were allowed to continue. इससे क्या हो रहा था कि ये जितने भी पब्लिक कॉम और प्राइवेट सेक्टर थे बहुत तेजी से कंटिन्यू करना अपना स्टार्ट कर चुके थे, वर्क वगैरह स्टार्ट हो जा रहा था। ये इसका बेनिफिट था। फिर देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री। इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री क्या है? कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर क्या है? कंट्रोल में है। इट इंक्लूड 18 इंडस्ट्री इंक्लूडिंग द हैवी केमिकल, शुगर, कॉटन, ये देखिए केमिकल, शुगर, कॉटन, टेक्सटाइल, वुलन इंडस्ट्री, सीमेंट, पेपर, सॉल्ट, मशीन टूल्स, फर्टिलाइजर, रबर, एयर, सी ट्रांसपोर्ट, मोटर, ट्रैक्टर, इलेक्ट्रिसिटी, एक्सेट्रा. These industry continue to remain under the private sector. However, the central government is the consultant with the state government had the general control over them. तो यहाँ पे ऐसा गवर्नमेंट पर्टिकुलर ख्याल रख रही थी कि हम इन लोगों को जनरल ही कंट्रोल दें, ओवर कंट्रोल ना दें। देखिएगा, बात सुनिएगा ठीक से। इसमें भारी रसायन, चीनी, सूती, वस्त्र एवं ऊनी उद्योग, सीमेंट, कागज, नमक, मशीन टूल्स, उर्वरक, रबर, वायु एवं समुद्री परिवहन, मोटर, ट्रैक्टर, बिजली आदि सहित 18 उद्योग शामिल थे और इस उद्योग निजी क्षेत्र के अधीन बन रहे थे। हालांकि राज्य सरकार परामर्श केंद्र में उन सामान्य नियंत्रण कर रही थी। देखिए अभी भी क्या कर रहा है राज्य सरकार, यानी जो बात हम बोले कि कंट्रोल कर रही थी गवर्नमेंट, इन लोगों को गवर्नमेंट बहुत अच्छे से रूल रेगुलेट कर रही थी। आइए देखिए हमारा इकोनॉमिक जो डेवलप, अभी इस पे बात करेंगे, आ जाते हैं पहले। देखिए जैसे अभी आप जब चाइना का एग्जांपल दे रहे होते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन में, तो आप ये जान लीजिए इंडिया में मैक्सिमम न भी ग्रोथ होने का, और ठीक भी बात है कि हम लोग उस समय ऐसा स्टेप नहीं लिए क्योंकि बहुत ज्यादा हाईली रिस्क हो जाता। मैक्सिमम न भी ग्रोथ होने का क्योंकि हम लोग प्राइवेट को बहुत ज्यादा पावर नहीं दिए। 1990 तक, 1990 तक बहुत ज्यादा उन लोगों को पावर नहीं मिला। मैक्सिमम कंट्रोल गवर्नमेंट अपने हाथ में रखे रहती थी, जबकि वहां 1970 के बाद भी उन लोगों को इस तरीके से मिलना स्टार्ट हो गया था। इंडस्ट्रियलाइजेशन में, टेक्नोलॉजी में दौर स्टार्ट हो चुकी थी। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट, अदर इंडस्ट्रियलाइज द प्राइवेट एंड कारपोरेटिव सेक्टर, ऑल अदर इंडस्ट्री which were not included in the above mentioned three categories were left the private sector. Government revised the first industry policy, the policy 1948 through the industrial 1956. तो 1948 से 1956 में प्राइवेट एक कारपोरेशन को एक कैटेगराइज कर दिया गया था। और कैटेगराइज क्या क्या किया था देखिएगा यहाँ पे, कैटेगराइज एक 3 में किया गया। It was recorded the economic constitutions of India, वो इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग आना चाहिए। स्टेट ऑफ कैपिटलिज्म, 1956 पॉलिसी emphasized the need to expand the public sector to build up a large and growing the corporative sector to encourage the separation of ownership and the management, the private industry above the all prevent राइज द प्राइवेट मोनोपोलीज। अब प्राइवेट को मोनोपोली भी क्रिएट नहीं करना है, एक बात। और यहाँ देखिए, इट प्रोवाइडेड द बेसिक फ्रेमवर्क, गवर्नमेंट पॉलिसी रिकॉर्डेड
द इंडस्ट्रियल जून 1991। अब उस समय जून 1991 के बाद जो रूल रेगुलेशन बने वो थोड़े से चेंजेस आया। यही देखिए यहाँ पे भारत आर्थिक संविधान या राज्य पूंजीवाद की बाइबल माना जाता है और 1956 की नीति के ने सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार करने का एक बड़े सहकारी क्षेत्र का निर्माण करने और निजी उद्योग में स्वामित्व और प्रबंधन का पृथकीकरण को प्रोत्साहित करने और सबसे बढ़कर निजी एकाधिकार के उदय को रोकने की आवश्यकता पर जोर दिया है। ठीक, अब यहाँ देखिए जून 1991 तक उद्योगों में संबंधित सरकार नीति की बुनियादी ढांचा का प्रदान करता है। यहाँ पे ये हिंदी वर्जन के लिए है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर देखिए 1956 में आप आ जाइए। 1956 की बात जब हम लोग करते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी उस समय बनाया गया। अब यही पॉलिसी पर्टिकुलर राइट देता है, राइट क्या देता है कि एम्प्लॉयमेंट से कितना वर्क लेना है, यही पॉलिसी बताता है। 1951 में पारित पूरी तरीके से मॉडिफाई तो नहीं हो पाया था कि हम लोग वर्कर को क्या सुविधाएं देंगे, वेजेज वगैरह किस तरीके से डिसाइड किया जाएगा, ये बहुत अच्छे से डिफाइन नहीं था। 1956 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी में ये बातें सारी बताई गई कि शेड्यूल कंसिस्टिंग द 17 इंडस्ट्री द एक्सक्लूड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट and out of this 70 industry, 4 industrialization, namely arm and the ammunition, atomic energy, railway, air transport, had a central government monopolies. New unit of the remaining industry were developed by the state of the government। कहने का मतलब है अनुसूची ए 17 उद्योग में शामिल किया गया है, जिस राज्य में विशेष दायित्व है कि 17 उद्योगों में से 4 उद्योग अर्थात हथियार, गोला बारूद, परमाणु ऊर्जा, रेलवे, हवाई जहाज, परिवहन केंद्र सरकार और एकाधिकार रहेगा, जिसपे शेष उद्योग नई इकाइयों के राज्य सरकार द्वारा विकसित की जाएगी। अब मगर ये सब पे क्या होगा, अब ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री वाला बोले कि हम गोला बारूद बना रहे हैं, वो गवर्नमेंट सेक्टर ही बनाएगा, प्राइवेट वाला नहीं बनाएगा। प्राइवेट वर्कर हो सकते हैं मगर उनको ओनरशिप नहीं दिया जाएगा। फिर देखिए अनुसूची 12 में उद्योग में शामिल थे जो निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के लिए खुले थे, और यहाँ तथापि ऐसे उद्योगों का क्रमशः राज्य के स्वामित्व में थे। राज्य का क्या था, इसमें स्वामित्व था। तो शेड्यूल बी consisting of the 12 industry was open to both the private and the public sector. However, such a industry were a progressive state owned। देखिए Schedule C, all the other industry not included in these two schedules are constituted the third category, which was the left open to the private sector. However, the state reserved the right to undertake any type of industry production। ये सारी बातें आपको बता दिया गया। और यही देखिए IPR 1956 में स्ट्रेस द, अब आप पर्टिकुलर मेंस वालों के लिए ज्यादा बेनिफिट रहता है। 1956 द स्ट्रेस ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉटेज एंड स्मॉल स्केल द इंडस्ट्री एक्सपेंडिंग द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी वाइड द डिसेंट्रलाइज्ड ऑफ द इकोनॉमिक पावर एंड एक्टिविटी। अब इकोनॉमिक का पावर और एक्टिविटी यहाँ पे दिया जाता है। तो ये सुन लीजिए, अनुसूची सी इन 2 अनुसूचियों में शामिल न किए गए सभी अन्य तीसरे श्रेणी में आते हैं, जिन्हें निजी क्षेत्र के लिए खुला छोड़ दिया गया था। हालांकि राज्य ने किसी भी प्रकार का उद्योग का उत्पादन करने का अधिकार सुरक्षित रखा है। और IPR, यही जो आपको यहाँ पे बताया गया IPR 1956 में रोजगार के अवसरों का विस्तार और आर्थिक शक्ति गतिविधि के व्यापारिक विकेंद्रीकरण के लिए कुटीर और उद्योग के महत्व पर जोर दिया गया। मतलब जो MSME की बात हम लोग करते हैं, MSME की बात करते हैं, इसी पे क्या दिया गया है, सबसे अधिक जोर दिया गया है। नेक्स्ट आइए देखिए, अब क्या है आगे, द रेगुलेशंस फॉर अफोर्ड द मेंटेन इंडस्ट्रियल पीस एंड फेयर शेयर ऑफ द प्रोसीड द प्रोडक्शन वाज बी गिवन टू टॉलिंग मासेस इन द कीपिंग विद द अवॉइड ऑब्जेक्ट एंड डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। कहने का मतलब सीधा सीधा है कि प्रस्ताव में औद्योगिक शांति बनाए रखने के लिए प्रयास का भी और आह्वान किया गया है,
और लोकतांत्रिक समाजवाद घोषित उद्देश्यों के अनुरूप उत्पादन आय का उचित हिस्सा मेहनतकश जनता को दिया जाना था। नेक्स्ट आइए देखिए, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1977। In the December 1977, the Janata government announced in the new industrial policy through the statement in the parliament। वो पार्लियामेंट में फिर रखा गया, ये 1977 की बात है। अब यहाँ पे फिर इस पॉलिसी में क्या बताया गया कि द मेन ट्रस्ट ऑफ द पॉलिसी इफेक्टिव द प्रमोशन ऑफ द कॉटेज एंड द स्मॉल इंडस्ट्री वाइडली द डिस्पेयर्ड द रूरल एरिया ऑफ द स्मॉल टाउन। अब स्मॉल यानी रूरल एरिया को कैसे वहां पे डेवलप किया जाए और स्मॉल टाउन में एम्प्लॉयमेंट कैसे डेवलप किया जाए, इस पे बहुत तेजी से बात हुई। तो उस समय ऐसा बात हुआ। अब देखिए एक बात याद रखिएगा, जब भी 1951 से लेके अभी हम लोग कहां तक पहुंचे हैं, यहाँ 1977 तक, इसको इस तरीके से सेटअप करके आप याद रखिए कि 1951 से लेके 1962-63 तक यहाँ हमारे जो प्राइम मिनिस्टर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे थे। फिर उसके बाद कौन बने थे? लाल बहादुर शास्त्री बने थे। गुलजारी लाल नंदा बने थे मगर बहुत कम दिनों के लिए बने थे। फिर उसके बाद कौन बने थे? लाल बहादुर शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी बनी थी। फिर इलेक्शन हुआ, फिर इंदिरा गांधी बनी। अब 1 या 2 साल के लिए सिर्फ और सिर्फ मोरारजी देसाई बने, फिर इंदिरा गांधी आ गई थी और फिर राजीव गांधी बने थे। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री के अकॉर्डिंग आप जब भी इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो भी मॉडिफिकेशन हुआ है इसको याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा समझना। ये फिर देखिए, इन दिस पॉलिसी ऑफ द स्मॉल सेक्टर, इसी की बात कर रहे थे। हाँ, इन दिस पॉलिसी द स्मॉल सेक्टर ऑफ क्लासिफाइड 3 ग्रुप्स, कॉटेज and the household sector, the tiny sector, the small sector, industry, and 1977 industry policy prescribed the different area for the large scale industrial sector, basic industry, capital goods industry, high technology industry, other industry outside list of the reserve item of the small sector। ठीक है, for the item small sector। अब देखिए, इस नीति में लघु क्षेत्र के 3 समूहों में वर्गीकृत किया गया है, कुटीर, लघु घरेलू और अति लघु क्षेत्र में घरेलू उद्योग। 1977 में औद्योगिक नीति के बड़े पैमाने पे औद्योगिक क्षेत्र के लिए अलग अलग क्षेत्र निर्धारित किया गया है, जो बुनियादी उद्योग, पूंजीगत समान उद्योग और उच्च प्रौद्योगिक उद्योग के लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित वस्तुओं की सूची के बाहर अन्य उद्योग हैं। फिर इसके बाद देखिए 90, वही बात है क्या भाई? नहीं, ठीक है। इन द 1977 इंडस्ट्री पॉलिसी रिस्ट्रिक्टेड द स्कोप लार्ज बिजनेस हाउसेस so that the no unit the same business group the acquired a dominant and the monopolistic position in the market। मार्केट में मोनोपल, देखिए मार्केट में मोनोपली नहीं होना चाहिए। देखिए कभी भी कोई मार्केट में मोनोपली क्रिएट हो जाता है तो मोनोपली क्रिएट होने से सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है कि वो फिर अपना मनमाना चलाने लगता है, जो भी कंपनी या जो भी सेक्टर मोनोपली क्रिएट किया है, क्योंकि हम अपनी बेसिक नीड से तो मुंह मोड़ नहीं सकते, ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो उससे छोड़ दे। तो वहां क्या होता है कि वो कब्जा कर लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अभी का हम लोग एक एग्जांपल लेना चाहेंगे तो जियो का ही ले लें। हम लोगों का रिचार्ज कितना सस्ता था, मगर पहले फ्री में आए बांटे और उसके बाद फिर बढ़ाते गए और उसके बाद आज पर डे कम से कम 10 से 20 रुपए आपका है, 10 से 20 रुपए है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, अकरेंस ऑफ द लेबर अनरेस्ट, the government encouragement the worker participation in management from the shop floor labor and broad level। 1977 द औद्योगिक नीति ने बड़े व्यापारिक घरों के दायरों को सीमित कर दिया है ताकि एक ही व्यापारी समूह को कोई भी इकाई बाजार में प्रमुख और एकाधिकार वाली स्थिति हासिल न कर सके। इसमें श्रमिक अशांति घटनाओं को कम करने के लिए जोर दिया गया है और सरकार को दुकान
के स्तर का लेकर बोर्ड स्तर तक प्रबंधक श्रमिक भागीदारों को प्रोत्साहन दिया है कि लोगों के पास अपना एम्प्लॉयमेंट हो, जैसे ठेला वाला हो गया, दुकान लोग नॉर्मल खोलता है, तो वो सारी चीजें, इस चीजों को प्रोत्साहन दिया गया और उस समय उन लोगों को फंड भी दिया जाता था, पैसे भी दिए जाते थे इस सब खोलने के लिए। अब आइए यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी 1980। इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी 1980 साउथ टू द promoted the concept of economic फेडरेशन, राइज टू इफिशिएंसी ऑफ द पब्लिक सेक्टर। अब पब्लिक सेक्टर की इफिशिएंसी बढ़ाने की बात होने लगी, और टू रिजर्व द ट्रेंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ द पास्ट 3 years एंड रीअफर्मेशन इट्स फेथ इन द मोनोपोली एंड द रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस MRTP एक्ट एंड द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, एक्सचेंज, 1 मिनट, एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट फेरा। तो ये फेरा जो फॉरेन एक्सचेंज रेट आया, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट फेरा, इसी की बात हम लोग करते हैं MRTP में। MRTP क्या है आपका? मोनोपोली इन द रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड। देखिए, इस ट्रेड में पर्टिकुलर ये बात किया गया है कि जब भी कोई कंट्री ऐसा नहीं कर सकता कि पहला चीज उसके यहाँ लोकल गुड्स का अगर प्राइस, सपोज करिए जो लोकल गुड है, लोकल गुड्स, उसका प्राइस सपोज कर लीजिए कि अभी 120 रुपए है, तो वो इंटरनेशनल मार्केट में आकर उसको 100 रुपए में ना बेचने लगे। ऐसा करने का पर्पस ये हो जाता है कि आप धीरे धीरे अदर जो कॉम्पिटिटर हैं उसको हटाना चाहते हैं, और मार्केट में क्या करना, क्रिएट करना चाहते हैं आप? मोनोपोली क्रिएट करना चाहते हैं, मार्केट में मोनोपोली क्रिएट करना चाहते हैं। इसी की बात इसमें बात किया गया है, ठीक है। आइए देखिए, अब इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी 1991। अब यहां से देखिए, यहां से इकोनॉमिक का एक नया दौर स्टार्ट हो जाता है 1991 से। तो 1991 के LPG पॉलिसी, दिस टॉपिक हैज बीन द डिस्कशन टॉपिक 1991 रिफॉर्म। अब हम इससे यहाँ पे कई टॉपिक को पीछे से जो टॉपिक छूटा हुआ है, जैसे वैट की बात करेंगे, वैल्यू एडेड टैक्स की भी बात करेंगे, यहीं से GST की बात करेंगे, गुड्स सर्विस एंड टैक्स की बात करेंगे, GST तक ले आएंगे, वैट से लेकर GST तक ले आएंगे, और मार्केट का मैकेनिज्म कैसे काम करता है इस पे बात करेंगे। तो ये इधर जो पीछे वाला पोर्शन है, इससे क्वेश्चन भी बहुत कम आते हैं, मगर एक समराइज आपको देना इंपॉर्टेंट था, इस वजह से हम दिए। अब यहीं पे हम बात करेंगे अगले दिन आपसे रिफॉर्म के बारे में, 1991 से रिफॉर्म कैसे कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन में हुआ और कैसे हम लोग को बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। तो आज बस इतना ही, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, लेक्चर को कंप्लीट देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।